यहां पे आपको थोड़ा सा टॉपिक का अंदाजा हो चुका होगा कि किस बारे में हम चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। दरअसल ये आपका मेजर टॉपिक रहने वाला है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से होगी उसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है वत्स, सबसे पहले आपको हेडिंग जो डालनी है, अच्छा ये चीज आपको हाँ जी नोट करनी है। पहले कुछ बातों को मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विच टॉपिक? वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री। हम इतिहास को शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके मन में छोटे मोटे डाउट होंगे वो निकाल दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको यहां देखने को मिलती है इतिहास को लेकर कि व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, वो बताइए सर। हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या है? तो आपको याद रखना है हिस्ट्री क्या है? अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन। इसका मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ पास्ट, दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ पास्ट। इसको अतीत का अध्ययन बोला जाता है, स्टडी ऑफ पास्ट इसको बोला जाता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखने को मिलती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखने को मिलती है कि भैया आप ये बताइए कि इसको हिस्ट्री ही क्यों कहते हैं, इसको कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया, और क्या यह एक विषय है? तो उस सब के बारे में बातों को समझिएगा। देखो, अगर हम बात करें अतीत में हुई घटनाएं, अतीत में हुई घटनाएं, हुई घटनाएं, इंसिडेंट इन पास्ट, इसका मतलब है इंसिडेंट इन पास्ट, इंसिडेंट इन पास्ट, अतीत में जो भी कुछ घटनाएं हुई होंगी वो चीज, एंड तथा एंड परिवर्तन, एंड परिवर्तन। तो मैंने आपके बारे में यहां पे लिखा कि इंसिडेंट इन पास्ट एंड इंपैक्ट्स, इंसिडेंट इन पास्ट एंड इंपैक्ट्स, ये चीज आपके हिस्ट्री का शाब्दिक वितरण होता है। ये सभी चीजें आपकी हिस्ट्री देखने को मिलती हैं। ठीक बात जी सर। लेकिन इसके बाद जो अगला पॉइंटर आपको यहां समझना है, अगला पॉइंटर किस तरीके से समझना वो समझेंगे कि इसको विषय की भांति किसके द्वारा शुरू किया गया, इसको विषय की भांति, विषय की तरह या विषय की भांति किसने शुरू किया, किसने शुरू किया। क्योंकि वैसे हिस्ट्री तो एक कॉमन टर्म होता है, लेकिन इसको एज ए सब्जेक्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? आप फटाफट आंसर करेंगे, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? Who started it as a subject? Who started it as a subject? एक विषय की भांति इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो दैट इज हेरोडोटस। आंचल शर्मा ने सही आंसर दिया है, दैट इज हेरोडोटस, दैट इज स्पेसिफिक हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोट्स। अब जब हेरोडोटस ने क्या किया था, है कौन वैसे हेरोडोटस? सर हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन है, एक ग्रीक हिस्टोरियन है, यूनान का यानी ग्रीक का रहने वाला है। कहां का? यूनान अर्थात ग्रीक का रहने वाला है। यूनान, यूनान का मतलब है ग्रीक। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए ग्रीक, दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक, ग्रीक का रहने वाला है, ग्रीक का इतिहासकार है, वहां के हिस्टोरियन है जी ये। ठीक है, अब होता क्या है, पहले इतिहास का अध्ययन नहीं किया जाता था, पहले उसको एक कहानी की तरह याद रखा जाता था। पहले इतिहास का अध्ययन नहीं होता था, उसको एक कहानी की तरह याद रखते थे। जैसे हम बहुत सारे श्लोकों को याद रख लेते हैं, अपने मन में कुछ स्मरण कर लेते हैं। ठीक है,
जैसे हमारे पुराने वेद हुआ करते थे, हमारे भगवान हुआ करते थे, जो अभी भी वर्तमान में उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति किस प्रकार से है, हमारे द्वारा उनमें एक आस्था है, उस आस्था का भाव क्या है, वो सब चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, वेदों के माध्यम से, लिखित माध्यम से, या लोगों के कहे जाने के माध्यम से। वो भी एक प्रकार का इतिहास है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे वही चीज आती है, जैसे हेरोडोटस है, तो हेरोडोटस ने एक बुक पब्लिश की, हेरोडोटस ने एक बुक पब्लिश की, और हेरोडोटस की जो बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। अब इस हिस्टोरिका इस किताब के नाम पर ही, इस हिस्टोरिका किताब के नाम पर ही इस विषय का नाम हिस्ट्री पड़ा, इस हिस्टोरिका किताब के नाम पर ही इस विषय का नाम क्या पड़ा, हिस्ट्री पड़ा। समझ में आई बात? इस विषय के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, हिस्ट्री पड़ा बच्चे। अब एक और बात, सर ये हमें जानना क्यों जरूरी है? दरअसल आज की डेट में जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो वो एक यूरोपियन स्टाइल में पढ़ते हैं। आज की डेट में जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, जो आपके पेपर में आएगी, वो आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में आएगी, वो आपके रेलवेज में आएगी, वो आपके एसएससी में आएगी, और वो जो हिस्ट्री बच्चे आएगी, वो हिस्ट्री वो होगी जो आप यूरोपियन स्टाइल में पढ़ते आ रहे हैं, जो आपके पास किताबें हैं। द पॉइंट? यस। तो क्योंकि अगर हम भारतीय और सनातनी इतिहास को अगर देखेंगे वत्स, तो वो इससे बिल्कुल अलग है, और वो सत्य भी है। खैर, इसके बारे में अगर हम समझें तो हिस्टोरिका से ही शब्द निकलता है हिस्ट्री, और इसी के अंदर भारत को प्रथम बार इंडिया कहा गया था। भारत का नाम इंडिया, भारत का नाम इंडिया इसी में उल्लेखित है, इसी में उल्लेखित है, इसी में उल्लेखित है। भारत का नाम जो इंडिया है वो इसी के अंदर उल्लेखित किया गया है। समझ गए? जी हां, याद रखिएगा, पूछा गया है ये सवाल। दूसरी बात, जो हेरोडोटस है इसी को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, इसकी रिसर्च की वजह से। इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक, इतिहास विषय का जनक, इतिहास विषय का जनक। सिर्फ इतिहास का जनक कहोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि इतिहास का कोई जनक नहीं है, ये इतिहास विषय का जनक है। ठीक है सर, इंडिया ही क्यों कहा गया था? इसके पीछे का बड़ा ही स्पेसिफिक सा लॉजिक है। इंडस रिवर की वजह से उसको इंडिया कहा गया था। एक बड़ी थ्योरी काम करती है इसमें, अगर वो थ्योरी मैं आपको समझाने लगूंगा तो उसमें शायद समय लगे, पर कोई बात नहीं, आपने पहली डिमांड की है तो आपको बता देता हूं। दरअसल जो भारत है, जो भारत है ना, इस तरीके से अपना, ठीक है, हालांकि ज्योग्राफी आपको विकास सर से बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता भाई साहब। तो ये मैप जो है विकास सर को मैंने ही बनाना सिखाया था, हालांकि उन्होंने पहले मुझे सिखाया, फिर बाद में मैंने उनको सिखाया था। खैर छोड़िए, ये बात तो अलग है। तो यहां पे क्या है, अपनी इंडस रिवर जो है आपकी यहां से निकलती है, इंडस रिवर, इंडस रिवर निकलती है, इंडस, जिसको सिंधु नदी बोलते हैं। भारत में इसको सिंधु रिवर बोलते हैं, और ऋग्वेद के 8वें मंडल के 3रे भाग में इसको लिखा गया है सिंधु, सप्त सिंधु। अब इस सिंधु में से ही जब हम भारतीय लोग, जब भारत के जो लोग हैं, ये फारस के साथ व्यापार करते थे, फारस के साथ, फारस यानी पर्शिया, पर्शिया के साथ व्यापार करते थे, तो वो एस नहीं बोलते, तो ये इंदु हो गया, इंदु हो गया, इंदु, ठीक है, इंदु हो गया। लेकिन जो फारस के जो लोग थे वो ग्रीक के लोगों के साथ ट्रेड करते थे, ग्रीक के लोगों के साथ ट्रेड करते थे, तो इसी इंदु को ग्रीक के लोगों ने इंडी लिखा, इंडी, और यही इंडी आगे चल के इसने अपनी किताब में इंडिया लिख दिया। क्या आप ये बात समझे वत्स? ऐसे इंडिया का नाम इंडिया बना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रखते हैं। हालांकि ये चीज तो सिर्फ आपके लिए एक फैक्चुअल बेसिस है, इसमें आपको ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी है। हाँ, लेकिन विकास भाई खतरनाक मैप बनाते हैं, लेकिन ये जो मैप है वो जीआई टैग प्राप्त है जी। ठीक है खैर, इसको मिटा लीजिए आप।
ये सिर्फ बताने के लिए था आपको, ठीक है। पेपर में ये वाली चीज हालांकि आपसे पूछी जाती है कि हाँ भाई किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, लेकिन आप जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसी वजह से जय हिंद हमेशा आपके दिल में जीवित रहना चाहिए, समझे। जी हाँ, सप्त सिंधु ऋग्वेद के 8वें मंडल में लिखी है ये बात, ठीक है। खैर, तो इस तरीके से करके हिस्ट्री का जन्म हुआ। अब अतीत में हुई घटनाओं के परिवर्तन, उन सब के बारे में जो डिस्कशन हम करते हैं वो चीजें हमें यहां से पता लगती है। लेकिन इसमें एक सबसे जरूरी बात आती है, सर इतिहास कितना पुराना है, इतिहास कितना पुराना है। देखिए इतिहास बहुत पुराना है, इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, लेकिन पढ़ने के माध्यम से इतिहास को हम एक समय रेखा के ऊपर बांध लेते हैं। मैंने क्या बताया, इतिहास को, इतिहास विषय को नोट कैसे करना है बेटा। पहला पॉइंट क्लास में ये नोट करना था, दूसरा ये नोट करना था, तीसरा पॉइंट आपको ये नोट करना था, और चौथा पॉइंट आपको ये नोट करना है क्रम से। इतिहास विषय को अध्ययन के लिए तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, तीन श्रेणी में बांट सकते हैं, तीन श्रेणी में बांट सकते हैं, तीन श्रेणी में बांट सकते हैं। हिस्ट्री कैन डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। हिस्ट्री कैन classified in 3 portions। इसको असली बाइलिंगुअल बोलते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज असली बाइलिंगुअल, ठीक है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं सर, ये 3 भाग कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले प्राचीन, दूसरा मध्यकाल या मध्यकालीन लिख लीजिए, और तीसरा आधुनिक। क्योंकि हमें भारतीय हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि हमें भारत की हिस्ट्री पढ़नी है, हमें पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। देखो मैंने आपको पहले भी शायद ये बात बताई है कि बच्चे मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्सेज आते हैं, पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। वट्स यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरीज रिलेटेड टू इंडिया। आपको विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है, आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है, ठीक है, याद रखना। तो अब अगर मैं बात बताऊं, जो हमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो किस हिसाब से पढ़ना है सर, वो पढ़ना है हमें भारतीय इतिहास से, भारत के हिसाब से हमें पढ़ना है, यानी इंडिया के हिसाब से हमें पढ़ना है। तो आप लिखेंगे इसमें प्राचीन यानी एंशिएंट, और एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये हमें पढ़ना है। पेपर के लिए यही जरूरी है, मिडावल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो एसी और बीसी के अंदर डिवाइडेड है, उसके बारे में हम डिवाइड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहले आप ये बताइए कि इतनी बातें आपको क्लियर है नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिए। बताइए भाई, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वत्स मैं साइड हो जा रहा हूं जिससे कि आप नोट कर पाए। जी हां, कौन है ये सुभाजीत, क्या कर रहे हैं? चलिए सर पहले अच्छा आप ये बताओ, पहले कौन सा भारत पढ़ाऊं मैं आपको, मध्यकालीन, आधुनिक, प्राचीन, कौन सा भारत आपको पढ़ाया जाए? ठीक है फटाफट बताओ। सर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते। अरे यार वर्ल्ड हिस्ट्री जो होती है ना वो आपके लिए सफिशिएंट, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, और अगर कहीं पे जरूरत होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा समराइज कर दो, चलो समराइज कर देता हूं मैं एक बार। तो मैंने आपसे कहा था क्लास में आते कि बच्चे हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और अतीत का अध्ययन मतलब हिस्ट्री होती है, स्टडी ऑफ पास्ट। और आम भाषा में समझने के लिए अतीत में हुई घटनाओं और परिवर्तन को हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। लेकिन हिस्ट्री के नाम से ही क्यों जानते हैं, इसको एक विषय की तरह शुरू किसने किया? तो उसमें एक अगला पॉइंट मैंने क्रिएट किया कि भाई इसको विषय की भांति किसने शुरू किया था, दैट वाज हेरोडोटस।
हेरोडोटस ने कैसे किया, इसने पहली बार एक बुक लिखी हिस्टोरिका, जो इसने 12th सेंचुरी में लिखी थी, जिसमें इसने बताया कि किस प्रकार से हम इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो क्योंकि इतिहास की घटनाओं के अध्ययन की बात की गई, तो इसी वजह से इसको हम हिस्टोरिका नाम से ही, हिस्ट्री के नाम से जानते हैं वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत का नाम इंडिया इस किताब में ही दिया गया है, प्लस मैंने उसकी थ्योरी आपको बताई। ठीक बात। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो हेरोडोटस है, क्योंकि इसने हिस्टोरिका लिखी थी, इस वजह से इसके फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी इसको इतिहास विषय का जनक कहते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि भाई इतिहास विषय को अध्ययन करने के लिए 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 3 श्रेणी है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखोगे कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, तो बच्चे अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहोगे, मान के चलिए मैं 3 स्टार ले रहा हूं जो आपकी इंपोर्टेंस को दर्शाएंगे, तो सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री होता है, 3 स्टार मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। मध्यकालीन भारत को 2 स्टार मिलेंगे और प्राचीन भारत को भी 2 स्टार मिलेंगे। जितना जरूरी आधुनिक भारत, इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी पोर्शन है। उसके बाद मध्यकालीन या प्राचीन भारत लगभग समान पोर्शन है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर आप अपना परिचय दीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि आप में कोई ऐसा छात्र हो जो परिचय की मांग कर रहा हो। ठीक है, याद रखिए परिचय कार्यों से दिए जाते हैं। ठीक है, नाम तो उन लोगों के भी राजा से शुरू होते हैं जो काम नहीं करते। ठीक है, कर्मों का परिचय अक्सर लंबे समय तक याद रहता है। समझ में आ पाई? तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप मध्यकालीन भारत से चीजों को स्टार्ट करें। और कौन है जो नाम नहीं जानता मेरा है? फटाफट अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले इसकी थोड़ी और टाइमलाइन को एक्सपेंड करता हूं और फिर हम बात बताते कि यहां पे क्या चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। टाइमलाइन क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। दिस इज टाइमलाइन, दिस इज टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन को इसको बोलते हैं समय रेखा। समय रेखा किसकी समय रेखा है? लोकी वाली नहीं है ये। ठीक है, ये लोकी वाली नहीं है, ये आपकी जो समय रेखा है, दरअसल ये समय रेखा है आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट वाली। हिस्ट्री सब्जेक्ट वाली। ठीक है, चलिए इसमें आप लिख लीजिए भाई टाइमलाइन को। ये लीजिए टाइमलाइन को समझाने के लिए मैंने आपके लिए क्लासी तरीके से यहां पे इंपॉर्टेंट ये बनाया है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि आपको एंशिएंट देखने को मिलेगा। एंशिएंट का मतलब ही क्या है? प्राचीन, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। आपको ये अपनी नोटबुक में भी बनाना है। उसके बाद मेडवल, मेडवल यानी मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत, और उसके बाद आधुनिक यानी मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न यानी आधुनिक भारत। इसको टाइमलाइन के ऊपर मैं डिपेंड कर रहा हूं कि पूरा टाइमलाइन इसकी कैसे चलती है। ठीक है, याद रखिए। अरे टीवीएफ की टाइमलाइन नहीं है ये। ठीक है, चलिए लिखिए। अब एंशिएंट इतिहास को समझाने के लिए इसके जो टाइमलाइन है वो शुरुआत से, यानी समय की शुरुआत से लेकर कहां तक चलती है? समय की शुरुआत से लेकर 711 एडी तक चलती है। अब ये एडीबीसी क्या होता है, इसको बच्चे मैं नेक्स्ट पेज पर समझाऊंगा। कृपया करके पहले इसको लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा। मेडवल जो होती है, मेडवल को समझाने का तरीका यही है कि ये 711 एडी से लेकर और 1707 एडी तक चलती है। 1707 एडी तक चलती है। मॉडर्न जो होती है उसके लिए एक प्रायर टाइम होता है 1857 से लेकर और 1947 तक ये जाती है। ये सब एडी में होता है। बीच में इसके एक टाइम बचता है जिसको एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर याद रखा जाता है। इसको हम प्री मॉडर्न बोलते हैं, इसको प्री मॉडर्न बोलेंगे, प्री मॉडर्न एरा।
या इसको पोस्ट मेडाइवल एरा बोलते हैं, पोस्ट मेडाइवल एरा बोलते हैं। इसी के अंदर आपकी मराठा देखने को मिलते हैं, सिख राजवंश देखने को मिलता है, जाट देखने को मिलता है, राजपूत देखने को मिलते हैं। तो ये जितनी डायनेस्टी है ना ऐसी, वो आप सब आपको प्री मॉडर्न या पोस्ट मेडाइवल में देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। इसको आप लिख लेंगे, या तो इसको बोलते हैं पूर्व आधुनिक, या तो इसको आप पूर्व आधुनिक बोलेंगे, या फिर आप इसको बोलेंगे उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। और इसका जो टेन्योर होता है वो 1707 से लेकर औरंगजेब की डेथ से लेकर 1857 की क्रांति तक होता है। और ये टाइम भी किस में होता है, बीसी में होता है। ये टाइम किस में होता है, एडी में होता है, या फिर इसको ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आई बात? जी सर। अब इसके बाद एंशिएंट इंडिया को एक्सपेंड किया जाता है कई सारे अलग अलग टेन्योर्स के अंदर। अब वो अलग अलग टेन्योर्स कैसे होते हैं वो लिखेंगे आप। सर सबसे पहले इसके अंदर आपको 3 प्रकार के टेन्योर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखने को मिलता है आपको प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और फिर आपको देखने को मिलता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? ठीक है, दिस इज प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एरा। इसको जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एरा, हिस्टोरिक एरा, और इसको जानते हैं हिस्टोरिक एरा, हिस्टोरिक एरा। ठीक बात? जी हाँ। एडी का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आप चाहते हो पहले मैं एडी का ही मतलब आपको बताऊं तो बता दो, पहले मैं एडी का मतलब बता देता हूं। अगर आप समझना चाहते हो बेटा पहले इसे समझ लो, फिर मैं एडी बीसी बीसीई उसका मतलब बता दूंगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, धैर्य वीरों की निशानी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को वीर साबित करते हो या नहीं कर पाते। इट्स अप टू यू, समझे? तो ध्यान दो प्लीज। फिर भाला कहां है? रखा हुआ है कोने में, निश्चिंत रहो। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका टेन्योर देखने को मिलता है, जो प्राक ऐतिहासिक काल आपको देखने को मिलता है, इसकी जो शुरुआत है, या आप मान के चलिए इसको स्टोन एज में भी डिवाइड कर सकते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को आप स्टोन एज में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपको स्टोन एज देखने को मिलती है। 2 तरीके से डिवाइड होता है, स्टोन एज और कॉपर एज। एक तो होता है डिवाइड स्टोन एज, और एक होता है कॉपर एज। यहां पर लिखा जाएगा स्टोन एज, स्टोन एज यानी पाषाण युग, पाषाण युग। और ये आता है कॉपर एज, कॉपर एज। ताम्र युग, ताम्र युग 2 एजेस में देखने को मिलता है। जी सर। अब जो पाषाण एज होती है उसको बोलते हैं पुरा पाषाण। ठीक है, ये मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा बच्चे, ताकि मैं आपको इसी पे फोकस करा पाऊं। ठीक है, ताकि मैं आपको जो पूरा फोकस है वो इसी के ऊपर रख पाऊं, तो ये मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलता है पाषाण युग के अंदर पुरा पाषाण, पुरा पाषाण। फिर देखने को मिलता है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। फिर आपको जो देखने को मिलता है समय, उसको बोलते हैं नव पाषाण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। इसको बोलते हैं मेसोलिथिक। और जो नवपाषाण है इसको नियोलिथिक बोलते हैं, इसको नियोलिथिक बोलते हैं। ठीक बात है? जी हाँ। अब इसका टेन्योर जो आपको पता है फटाफट बताइए।
अगर हम बात करें इसी के अंदर पैलियोलिथिक का जो टाइम होता है, इस समय की शुरुआत से लेकर, समय की शुरुआत जहां से हुई है वहां से लेकर और 10,000 बीसी तक होता है। शुरुआत से लेकर 10,000 बीसी तक। कई बार यहां पे लोग 5 लाख भी लिख देते हैं, कई बार जो लोग हैं यहां पे 5 लाख भी लिख देते हैं, जो लिखा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मध्य पाषाण के अंदर जो टाइम आता है बच्चे, वो 8,000 से लेकर या 10,000 से लेकर 8,000, 10,000 से लेकर और 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी। अब आप भी सोच रहे होगे सर ये बीसी और एडी क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, चलिए। अज्ञात समय से लेकर 10,000 तक, 10,000 से लेकर 8,000 तक, और जो नियोलिथिक एज होती है, नवपाषाण का समय होता है, ये 8,000 से लेकर कहां तक आता है बताइए, ये बड़ी बात होगी, 4,000 तक। बहुत बढ़िया, 4,000 तक, 4,000 तक आपको देखने को मिलता है, और ये दोनों ही बीसी में टाइम आते हैं। नियोलिथिक का पूरा टाइम आपको बीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए। अब अगर कॉपर एज की बात करूं, ये स्टोन एज का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, लेकिन अगर यहीं पे मैं कॉपर एज की बात करूं यानी ताम्र युग की बात करूं, तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी होती है 4,000 से। ठीक है, 4,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक बात, जी हां, 4,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है कॉपर एज की, और कॉपर एज को आप 4,000 से लेकर और लगभग 2,000 तक मान सकते हैं, 4 से लेकर 2 तक, 4,000 से लेकर 2,000 के बीच में आप इसको मान सकते हैं बीसी। बीसी मैं आपको एक बात बहुत ध्यानपूर्वक स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कुछ पुस्तकों में जो इसका टेन्योर दिया हुआ है, कुछ बुक्स में इसका टेन्योर जो है, सम बुक्स इसके टेन्योर को कुछ अलग रेफर करती हैं, और वो कहती हैं कि इसका टेन्योर 4,000 से लेकर 1,500 है, 4,000 से लेकर 1,500 है, या कई सारी बुक इसको 4,000 से 2,500 या 1,500 ये टेन्योर इसका दर्शाती हैं बीसी। तो सर ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में पहली बात यह समझना, जिस भी चीज में कंफ्यूजन होगी वो चीज कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगी, ये चीज कभी भी पेपर में नहीं पूछी जा सकती, इसका टेन्योर कभी नहीं पूछा जा सकता। समझ में आई बात? जी हां। तो सर टेन्योर नहीं पूछा जा सकता का मतलब आप क्या कहना चाहते हो? कि देखो, मैंने पहले बताया कि जैसे विकास सर हैं या अभिषेक सुमन सर हैं या कोई और टीचर हैं, वो कई बार इसके टाइम को अलग अलग लिखवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, आप 4,000 से लेके 2,500 लिख लो, मैं तो मना ही नहीं कर रहा भाई, मेरे हिसाब से लो यहां भी 2,500 लिख लो, मैं तो आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन इस टेन्योर का क्या है, इस टेन्योर का कोई औचित्य नहीं है, ये अलग अलग किताब में अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग किताब में अलग अलग है, अगर आप इसको अलग भी लिख लोगे दैट डजंट मेक ए चेंज। एनसीईआरटी में ये दिया ही नहीं है, एनसीईआरटी में तो बताया कि यहां से यहां तक कर सकते हैं, यहां से यहां तक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी हो सकती हैं। इसके बाद कॉपर एज के अंदर, जब कॉपर एज चल रहा था उसी समय कॉपर एज के अंदर ही आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी में इंडस वैली की शुरुआत हुई, कॉपर एज में ही आपको शुरुआत देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत देखने को मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है वत्स, वो आपको देखने को मिलता है 2600 से लेकर 1900 बीसी। अगेन आई रिपीट, कुछ किताबों में यह समय अलग दिया गया होगा, कुछ किताबों में यह समय अलग दिया गया होगा, जैसे ये समय आपका दिया हुआ होगा, और इन सम बुक्स यू कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ 2500 से लेकर 1750 बीसी, 2500 से लेकर 1750 बीसी। ठीक है, खुद मैं भी अपने कोर्सेज के अंदर इसको 2500 से 1750 लिखवा देता हूं। ठीक है, याद रखिए। तो बात यह भी है,
इसके अंदर क्या लॉजिक है सर, ऐसे अलग अलग क्यों लिख देते हैं? क्योंकि बच्चे इसका किसी को डेफिनेट टाइम ही नहीं पता है। हम C4 कार्बन डेटिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, C4 कार्बन डेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आई बात? जी सर, समझ में आ गई। अच्छा, अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है, इसका काफी सारा जो पोर्शन है ना, वो इसमें भी मैच करता है। और जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है, जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है, उसके तुरंत बाद स्टार्ट होता है आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एरा। इसमें आपको देखने को मिलती है वैदिक एज। क्या देखने को मिलती है वत्स? वैदिक एज, जिसको हम बोलते हैं वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल। मैं आपको दोबारा से बेटा बड़े प्यार से समझा रहा हूं ये बात। इसके टाइम को लेकर अपने दिमाग को परेशान मत करो। एनसीईआरटी के अंदर 2500 से 1750 लिख रखा है, अपने दिमाग को बिल्कुल परेशान मत करो। आपको जो मैंने बताया व्हाइट कलर की पेन से लिख रहा हूं, उनको आप याद कर लो, ठीक है? चलिए, वैदिक एज के आपके दो हिस्से आपको देखने को मिल सकते हैं। वैदिक एज के दो हिस्से देखने को मिलते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूं ताकि मैं लिख पाऊं। अभी ये पेज पूरा एक्यूरेट हो जाएगा, एक सेकंड के लिए रुक जाओ बस। वैदिक एज में पहले आपको देखने को मिलता उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक, या पहले आप लिख लेंगे ऋग्वैदिक, लिख लो ना पहले, मैच भी रहेगा। ऋग्वैदिक, फिर देखने को मिलता उत्तर वैदिक। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे और ऋग्वैदिक, एंड दिस इज पोस्ट वैदिक। टेन्योर इसका 1500 से लेके 1000 और 1000 से लेके 600 बीसी। कुछ किताबों में आई जस्ट अपडेट द रेफरेंस इन सम बुक्स, इसका जो एनसीईआरटी वगैरह के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें टेन्योर को 1750 से लेकर 1000 लिखा हुआ है, और ये वाला जो है ये आपको 1000 से लेकर 600 ही देखने को मिलता है। बीसी यही देखने को मिलता है, तो इसमें परिवर्तन नहीं है। तो ये तो जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग ए इंस्टांस, ठीक है? चलिए, अगर कोई क्वेश्चन आया बेटा 10, ये जो टाइम लाइन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आएगी, मैं कसम खा के कहता हूं, मां कसम, इससे रिलेटेड जो टाइम है वो कभी पेपर में नहीं आएगा। मैं अब से पेपर नहीं दे रहा हूं बेटा, जब आप चिल्ड्रन थे ना तब से पेपर देने लग रहा हूं, और तब तक कोई क्वेश्चन इसमें टाइम लाइन तक नहीं आया, ठीक है? ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, निश्चिंत रहो, क्योंकि खुद किसी को नहीं पता ना एग्जैक्ट। C14 कार्बन डेटिंग होती है जिसके अंदर डिस्टेंस मेंटेनेंस एंड प्लस उसके अंदर कई बार जो कंफ्यूजन है वो रह जाते हैं, ठीक है? याद रखिए। हाँ, जैसे मैंने बताया, अब एक बच्चा कह रहा है सर हमने तो 1900 पढ़ा, ले भैया 1900 लिख ले, मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं तो एक 1900 लिखवा दूंगा। लेकिन वही बात है, औचित्य नहीं बनता इस चीज का, ठीक है? अच्छा, बचा हुआ जो टाइम होगा ये 600 बीसी फाइनल है, दिस इज एक्यूरेट। यहां 600 बीसी एक्यूरेट है क्योंकि इसके बाद से महाजनपदों का राइज हो जाता है, तो वो ऐतिहासिक एज में आता है। और हिस्टोरिक एज का जो टाइम है वो 600 बीसी से लेकर 711 एडी के बीच में चलता है, जो कि इस पूरे के पूरे पेज पर लिखी हुई सबसे जरूरी बातों में से एक था। ठीक है? अब अगर आपको ये बात क्लियर हुई है तो मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाना चाहूंगा। अप्रॉक्स में लिखते हैं, हाँ जी, ये लीजिए इसके एक्सपेंडेशन। ये पूरा पेज अभी मैंने आपके सामने लिखा है, तो जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आपको एक ही बार में रिलीज हो जाएगा ये, ठीक है? चलिए, ठीक है, चलिए, समझे? वैदिक काल, ओवरऑल वैदिक काल 1500 से 600 होगा। ओवरऑल वैदिक काल 1500 से 600 होगा। नरेश प्रजापति कह रहे हैं सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने जो पैसे दिए हैं ना वो पढ़ने के लिए दिए हैं, ताकि आप मुझसे पढ़ पाए, इसलिए नहीं दिए कि मैं आपकी कमेंट पढ़ पाऊं, ठीक है? मैंने कमेंट पढ़ने के लिए पैसे नहीं लिए, मैंने पैसे लिए ताकि आप पढ़ पाए। प्लीज
ध्यानपूर्वक इसको लिख लीजिए। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आपका सबसे बड़ा डाउट बना होगा, सर ये बीसी कहीं पर लिखा हुआ है, क्या यह किसी प्रकार का कोई आधुनिक शब्द है या इसके अंदर कुछ और हो सकता है? और सर जी यहां पे कहीं कहीं पर एडी लिखा हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है सर? कृपया करके इस बात पे प्रकाश डालिए और बीसी और एडी के बारे में बताइए। ठीक है, बताइए। अरे अब बताते कैसे नहीं हो? जैसा मैंने आपको बताया वत्स, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, पर हर एक संकट का हल होगा। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इसको लिखें या इसको लिखें? जिसको जी करे उसको लिख लो। मेरे हिसाब से ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने व्हाइट में लिख दिया है। मेरे हिसाब से ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए इस पर स्टार लगा दिया है। और ये चीज तो मैंने एक ही लिखवाई है, बाकी चीजें लिखवाई है, इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एनो डामोनो के अंदर फर्क आपको क्रिएट कर देते हैं। सर हरियाणवी में पढ़ाओ। अरे भाई मना तब भी रहा है, मैं तो पढ़ा दूंगा। प्रथम तो देखो, पंजाबी, हरियाणवी, इंग्लिश, हिंदी, इरिश, ठीक है, फ्रेंच, जिस भी भाषा में आपको पढ़ना हो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टाइमलाइन क्रिएशन देख लीजिए। टाइमलाइन क्रिएशन देख लीजिए। टाइमलाइन क्रिएशन के जो पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, समय रेखा, शब्दावली, ठीक है, तो वो दो प्रकार से क्रिएट की जा सकती है। एक आपकी मॉडर्न है, एक आपकी एंशिएंट है। दिस इज एंशिएंट। एंशिएंट टाइमलाइन, प्राचीन समय रेखा अलग है और मॉडर्न समय रेखा अलग है। मॉडर्न समय रेखा अलग है, आधुनिक समय रेखा अलग है। दो अलग अलग तरीके से क्रिएट हो जाती है। कैसे? पहली समय रेखा ऐसे क्रिएट होती है, उसके अंदर एक समय होता है जो जीरो है, एक समय होता है जिसको हम जीरो डेट बोलते हैं। जीरो, जीरो क्या है? दिस इज बर्थ ऑफ जीसस। बर्थ ऑफ जीसस, जीसस, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह जन्म। आपको एक मजे की बात बताऊं, ईसा मसीह कोई शब्द ही नहीं है। अगर आप इंडिया के बाहर जाके किसी से पूछोगे ना कि ईसा मसीह जी के बारे में जानते हो, वो मना कर देंगे। एक्चुअली हम लोगों ने जीसस क्राइस्ट ना बोलने की वजह से इसको ऐसा लिख दिया है। ठीक है, आधुनिक के अंदर अगर हम टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, वो भी दो हिस्सों में क्रिएट की जा सकती है। इसके अंदर जो बीच सेंटर पॉइंट होता है, इसको जीरो डेट बोलते हैं, जीरो डेट, जीरो डेट बोलते हैं इसको। और इसके अंदर जो रेफरेंस लिया जाता है, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर किसका संदर्भ लेते हैं, ये भी बर्थ ऑफ जीसस का ही लेते हैं। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का बर्थ ही लेते हैं। ईसा का जन्म, ईसा का जन्म, रेफरेंस तो यही लिया जाएगा उसमें भी। लेकिन इसमें डेट के नेम चेंजेस हो जाते हैं। अब क्या नेम चेंज हो जाते हैं बच्चे? पहले जो आपका टाइम लिया जाता था वो लिया जाएगा बीसी। इसमें समय घट रहा था, जैसे यहां 500 या फिर यहां 5000, यहां 4000, यहां 2000 और यहां 0, और उसके बाद फिर 1000, 2000, और जैसे अब वर्तमान में चल रहा है तो 2000 ही चल रहा है, 2000। तो अब जैसे 2024 चल रहा है तो ये, और ये लिखा जाएगा एडी में। ये किस में लिखा जाएगा? एडी में लिखा जाएगा। दोनों की फुल फॉर्म है। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब है ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले, से पहले। क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चे, जो हमारी हिस्ट्री है उसके ऊपर यूरोपियन इंपैक्ट है, इस वजह से इसको हम लिखते हैं। इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो, एनो डोमिनो, जो कि एक ग्रीक वर्ड है,
कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक का मतलब क्या है? ये एक कैसा वर्ड है? हमारा यूनानी शब्द है, जिसका मतलब क्या होगा? एनोडोमिनो का मतलब होगा ईसा के जन्म के साथ। ईसा जन्म के साथ, कि ईसा के जन्म के साथ या उसके बाद, साथ लिखा होता है पर एग्जैक्टली मीनिंग यही है। ठीक है, याद रखिए। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, ये टाइमलाइन है बच्चे। अब ये है, सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता कि ये यहीं से शुरू होगी? बेटा, क्योंकि हमारे पास पता ही तो नहीं था, इसीलिए तो ये टाइमलाइन बनानी पड़ी। जीसस कौन है? जीसस, दिस इज द गॉड इन बाइबल। ये कौन है? गॉड इन बाइबल। गॉड इन बाइबल, जो क्रिश्चियन धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के भगवान है। ये क्रिश्चियन धर्म के भगवान है बच्चे ये। ठीक है, याद रखना। ओके, जो बाइबल के अंदर गॉड है वो यही है। अच्छा, मैंने क्या बताया, क्योंकि हमें समय नहीं पता था तो हमने ये मान लिया कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन 0 है। यहां 0 मानने के बाद ये कैलकुलेट हुए हैं, ये पहले कैलकुलेट नहीं थे, ये बाद में कैलकुलेट हुए हैं। समझे? ये बाद में कैलकुलेट हुए हैं। इसके बाद जो मॉडर्न है, क्योंकि अब इसमें एक बात बताओ, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम हर बार क्राइस्ट ले रहे हैं, बार बार जीसस का नाम ले रहे हैं, क्योंकि पूरा नाम क्या था? जीसस क्राइस्ट पूरा नाम था, तो बार बार इसमें जीसस का नाम लेना पड़ रहा था। और कुछ ऐसे धर्म के कट्टर लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, मैं किसी दूसरे धर्म के भगवान का नाम नहीं लूंगा। इस वजह से उन लोगों ने इसको अलग नाम दिया, इसको बोला BCE और इसको बोला BC, या फिर CE बोल लीजिए, CE। तो इसको एक अलग नाम दिया गया। अच्छा, टाइमलाइन बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल ऐसे 5000, 4000, 2000, ऐसे ही उसमें टाइम घटता चला गया और एक समय आया जब टाइम 0 हो गया। उसके बाद टाइम बढ़ता चला गया, अब जैसे 1000, 2000, अब यहां 2024 CE, 2024 CE। तो इसके अंदर इनका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, और इसको कहा गया CE यानी कॉमन एरा। इसको कहा गया कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। इसका मतलब क्या है? पूर्व साधारण वर्ष या पूर्व साधारण वर्ष, पूर्व साधारण युग, और इसको कहा गया साधारण युग। इसको कहा गया साधारण युग, पूर्व साधारण युग और साधारण युग। इसको इस तरीके से 2 नाम दिए गए। समझ में आई बात? जी हां। तो इस तरीके से बेटा आपका ये टेन्योर जो है फिक्स होते चले गए। तो अगर मैं आज की डेट में आपसे पूछूं कि आज की डेट में क्या है, क्या आज की डेट में आपको सी देखने को मिलता है, एडी देखने को मिलता है? तो बेटा आज की डेट में 2024 एडी भी सही है और आज की डेट में 2024 सीई भी सही है। बात यह है कि आप किस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, मॉडर्न टाइमलाइन को या एंशिएंट टाइमलाइन को। जो भी फॉलो करना चाहें वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर इसके अकॉर्डिंग काम करता है, एंशिएंट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है। जूलियन कैलेंडर इसके अकॉर्डिंग काम करता है। सर क्या हिंदू धर्म से पहले क्रिश्चियन धर्म आया था? कैसी बात कर रहे हो? हिंदू धर्म पहली बात धर्म नहीं है, धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हिंदू हैं। और याद रखिएगा इस धर्म की खूबसूरती यही है कि यह सबसे प्राचीनतम है। क्या इस बात का आपके पास साक्ष्य है? साक्ष्य की जरूरत नहीं होती बस। अब बच्चे सर बीसी इक्वल टू बीसी, हाँ जी बेटा ये कॉमन है, ये चीज कॉमन है, एडी और सी कॉमन है। जी हाँ, ठीक है। ये आया कब था? अरे आया नहीं था यार, ये नए हिस्टोरियंस ने लिख दिया है। जैसे मान के चलो मैं कोई किताब लिखूं, मैं अपनी किताब में इसका रेफरेंस दे दूं, बस जैसे मेरी किताब आई थी मैंने मॉडर्न वाली को यूज किया है हर जगह। ठीक है। अच्छा अपना ज्यादा दिमाग मत लगा ना इसमें कि सर ये घटता कैसे चला गया ये दिमाग ज्यादा मत लगा ना, आपको सिर्फ यही लिखना है। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा प्रवीण, अभी खाली डिटेल दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। अभी डिटेल दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। जी हां। अब हम
इसके बाद बात करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे। हम जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो ये टॉपिक है। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम अपनी टाइमलाइन में यहां से स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन भारत से। यहां से मैं आपकी लिंकिंग क्रिएट करूंगा। हमारा पढ़ने का तरीका ये होगा, पहले मेडाइवल, फिर मॉडर्न और उसके बाद एंशिएंट। ठीक है, मेडाइवल, मॉडर्न, देन एंशिएंट। तो हम किस चीज से स्टार्ट करने वाले हैं यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, मेडाइवल से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मेडाइवल। और अब मुझे बता दीजिए कौन ऐसे छात्र हैं जो मुझे नहीं जानते, बताइए बच्चे। मेरा नाम है जीत राणा, ठीक है। आई गेस कि आप याद रखेंगे, कोई नहीं, आपको रह जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखिए। और जो मुझे आपसे पहले जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मैं जानते हैं, और जो नहीं जानते वो बता देंगे कौन कौन है ऐसा जो नहीं जानता। सर आपका फोटो जबरदस्त है, ये लो भाई, सेम पोज। लेकिन ये मेरा पुराना फोटो है। ये फोटो, अब इस फोटो को हो चुके हैं 3 साल। दिस इज 3 years ओल्ड। तो ये जो फोटो मेरा खींचा गया है वो बेसिकली खींचा गया था 2021 एडी में या 2021 सीई में, जो भी कहना चाहें। दिस इज हिस्टोरिकल बड़ी, ठीक है। दिस इज जीत राणा, ठीक है। चलिए, सर सुना है, जी हाँ। एक कह रहा है हाँ सर सुना है, आपको किसी ने बताया नहीं, राणा को हाँ नहीं, राणा को जी कहते हैं। ठीक है, हाँ कह रहा है, हाँ कह रहा है, बताओ किसी बात करता है ये लड़का। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्या क्या इसमें पढ़ेंगे वो भी, अरे सॉरी मत कहो यार, मजाक कर रहा था कि यार कैसे बालक हो तुम भी। ठीक है, अच्छा इसमें ये हमारा सिलेबस रहेगा मेडाइवल में। जो मेडाइवल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे पहले मेडाइवल, उसके अंदर जो हमारा सिलेबस रहने वाला है, छोटे मोटे आपके डाउट हो सकते हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं। पहले अर्ली मेडाइवल पढ़ेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत, उसके बाद एमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल किंगडम, देन मुगल्स। ठीक है, 4 यूनिट रहेंगे, आराम से क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, इसके बाद अगर हम बात करें, वो भी बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि बच्चे आपके कोर्स में आपके कुछ डाउट हो सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, आपके कुछ डाउट हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, याद रखें, यू कैन हैव सम डाउट्स एंड वी जस्ट फॉलोइंग अबाउट दैट डाउट्स। आपकी जो डाउट्स हो सकते हैं उनको मैं ले लेता हूं। अब डाउट आपका पहला हो सकता है, कितनी क्लासेस होंगी, कितनी क्लास होंगी, नोट्स कैसे मिलेंगे, कैसे बनाएं, लैंग्वेज आप कौन सी यूज करने वाले हैं, अगर हमें कुछ डाउट हुआ, ठीक है, कोई क्वेश्चन हुआ तो कैसे पूछ सकते हैं। मान के चलिए आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपके कुछ डाउट हो सकते हैं, या आपका कोई और डाउट है तो बता दीजिए। अभी कोई और डाउट हो सकता है, क्या वीओडी मिल जाएगा, ये डाउट आपका हो सकता है। दूसरा कोई और डाउट है आपका, कोई और डाउट है तो बता दो, मैं एक बार में लिख लेता हूं, एक ही बार में पहले ही दिन खत्म कर दूंगा आपके जो भी डाउट है। क्या हम किस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट है आप लोगों का, कि किस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, किस एग्जाम के लिए काफी होगा। हालांकि ये डाउट आज तक क्यों आता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों आता है। आपने जिस एग्जाम के लिए बैच खरीदा है उसके लिए पढ़ सकते हैं आप, बात खत्म। पीडीएफ साथ में मिलेगी, पीडीएफ का तो बहुत बड़ा रोना है जी। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या हमें मिल पाएगा। अच्छा, पहले डाउट से शुरुआत करते हैं, कितनी क्लास लगेंगी। मेडाइवल की आपकी 25 क्लास लगेंगी। मेडाइवल की बच्चे आपकी 25 क्लास लगेंगी, 25 से लेके 30 क्लास लगेंगी, 25 to 30 क्लास। ठीक है, उसके बाद जो मॉडर्न होगा, मॉडर्न की इसकी जो क्लास लगेंगी 35 से लेकर 40 का 35 लगेंगे मिनिमम, 35 से लेकर 38 मिनिमम, इतनी लगेंगी। उसके बाद देख लेंगे। बाकी एंशिएंट के लिए बाद में हम जो गाइडलाइंस है वो आपके लिए जारी करेंगे। नोट्स जो आपको मिलने वाले हैं वो हिंदी में मिलेंगे, प्लस इंग्लिश में भी आपके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके नोट्स मिल जाएंगे। ये आपके हैंड रिटन होंगे, हैंड रिटन होंगे, और ये आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, यूनिट वाइज।
जैसे ही एक यूनिट खत्म हुई आपके नोट अपलोड हो जाएंगे, जैसे ही एक यूनिट खत्म हुई तुरंत हो जाएंगे अपलोड। लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे सर आप? मेरी प्रोफिशिएंसी हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर मेजरली है। इसके अलावा अगर आप हरियाणवी में पढ़ना चाहते हैं, पंजाबी में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप दूसरी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश वगैरह में, तो जी हाँ मैं पढ़ा सकता हूं। लेकिन आपके कोर्स के ड्यूरिंग जो मैं भाषा यूज करूंगा दैट वुड बी हिंदी एंड इंग्लिश, आम भाषा में, है जी। क्या हमें नोट्स बनाने हैं? एक बच्चे का डाउट है, क्या हम नोट्स बनाएं? क्या हम नोट्स बनाएं? भाई एक दे रहा हूं मैं आपको भाई वाली सलाह, भाई वाली सलाह दे रहा हूं। हाँ आप नोट्स बनाएं, हाँ आपको नोट्स बनाने ही होंगे, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स बनाएं। अगर आपके पास कोई समय नहीं है, किसी कारण से आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप हैंड रिटन का रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन मेरी भाई वाली सलाह यही है कि अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे आप खुद अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्या आप प्रैक्टिस कराएंगे? क्या आप प्रैक्टिस कराएंगे? प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस जो होगी उसके लिए आपके स्पेशल सेशन लगेंगे, स्पेशल सेशन लगेंगे जो मैं और विकास सर आपके मैच करके लेंगे। मैं और विकास सर साथ मिलके लेंगे आपके स्पेशल सेशन, मैं और विकास सर। उसमें आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस में टोटल पीवाईक्यू हो जाएंगे आपके। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस प्रकार के डाउट दोबारा पूरे बैच में नहीं पूछेंगे। जिसको भी डाउट हो इसको खुद आके देख लेना और आप समझ जाएंगे, लेकिन दोबारा आप इस डाउट को नहीं पूछेंगे। मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों के अंदर इतनी मानसिकता है, इतनी क्षमता है कि आप सोच पाए और इसको समझने के बाद आप दोबारा ना लिखें। नोट्स कैसे बनाने हैं एक और हो सकता है। नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको कोई कागज पड़ा है? शिवराज कागज दे कोई। इस तरीके से एक कागज होगा, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए और नोट्स बनते चले जाएंगे। यही है तरीका। नोट्स कैसे बनाए यार? आप अब तक नोट्स नहीं बना पा रहे थे, नोट्स बनाने का तरीका यही है। अगला, क्या वीओडी अपलोडेड होगा? आवश्यकता पड़ने पर अपलोड किया जाएगा, हालांकि अभी आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेबस आपके एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। किस एग्जाम के लिए काफी होगा? किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफी हो सकता है। और जिसके लिए आपने बैच लिया है, जिसके लिए आपने बैच लिया है, जिसके लिए आपने बैच लिया है उसके लिए ये रामबाण बैच है। पीडीएफ मिलेगी, जी हां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ के साथ क्लास के साइड में नोट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, पेपर से पहले सिलेबस हो जाएगा, जी हां पेपर से पहले सिलेबस हो जाएगा। क्लास पीएनजी आपको रेगुलरली मिल जाएगी, ठीक बात है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसके अलावा जो भी आपके डाउट है वो डाउट आप अपने पास रखें, या अगर कोई डाउट और भी बन जाता है, टॉपिक रिलेटेड डाउट बनता है, तो वो चीज आप क्लास में पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट बनना है। नहीं पूछ रहे हैं देन आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट्स के रिगार्डिंग। जो क्वेश्चन अगर आपका बना, jeetrana.77 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर मैसेज करेंगे, विद इन 48 आवर्स उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। 48 घंटे के अंदर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई विद प्रूफ आपको वहां पे दे दिया जाएगा। jeetrana.77 ये स्पेसिफिक है, और आप आराम से यहां पे और भी चीजें देख सकते हैं। जैसे आपको यहां करंटली न्यूज अपडेटेड देखने को मिल जाएंगी कि अगर कोई मुद्दा है देश में तो युवा की सोच उसके प्रति क्या रहनी चाहिए, वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगी, और बहुत और भी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। जीत सिंह राणा मेरा नाम है, और यहां पे आपको इन नोट्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपका कोई और डाउट नहीं है, नो मोर डाउट्स, ठीक है। अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास आपकी रेगुलरली जो क्लास का टाइम होगा वो 12 से 1 होगा, लेकिन आज हम क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि आप वाकई में चीजों को समझें, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, कोई और दिक्कत आपको नहीं है। जैसा मैंने बताया पीएनजी आपको रेगुलरली मिल जाएगी। बहुत प्यार से पढ़ना, भाइयों वाली बात पूरी तरीके से बताऊंगा। जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते कोई परेशानी नहीं है बच्चे, आप क्लास में पूछिएगा, मैं क्लास में भी बताऊंगा, ये ऑप्शनल था। क्या हम एसएससी के लिए पढ़ सकते हैं? बेटा आप मूर्खों जैसी बात क्यों करते हो? वनडे एग्जामिनेशन के अंदर एसएससी नहीं आता। जिस दिन आप ये चीज क्रैक कर गए कि टीचर कह क्या रहा है, उस दिन आप सोने के बन जाओगे। वनडे एग्जामिनेशन के अंदर एसएससी भी आता है, और अगर आपने मेरे द्वारा कही गई हर एक बात को समझ लिया, यकीन मानना आप पीएससी के एग्जाम में भी आराम से बैठ सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं, बशर्ते
आप मेरे द्वारा कही गई प्रत्येक बात को समझें। लेकिन अगर आपने वही चीज कैजुअलिटी में ली कि अरे सर तो बोल रहे हैं क्या है, देन नथिंग कैन बी डन, तब कुछ नहीं किया जा सकता वत्स, याद रखिएगा। मैं आपको इसलिए इतनी चीजें बता रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से वो चीज आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, मैं कोई भी ऐसी धारणा नहीं रखना चाहता, मैं अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखता आपके लिए, मैं चाहता हूं आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि अगर मेरे कार्य गलत हुए तो मुझे उसका फल भोगना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो दुष्ट व्यक्ति होने पर उसके साथ गलत होना भी तय है। भागवत गीता में भी ये चीज लिखी हुई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्य हम पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है कि अगर आप गलत करेंगे तो भगवान स्वयं अवतार लेके आएंगे ताकि आपको सुधारा जा सके। मानसिकता में परिवर्तन लाइए, जीवन आपका बेहतर होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा से इसी के साथ मेडावल हिस्ट्री के पहले यूनिट से। पीएससी क्या होता है, स्टेट सिविल को पीएससी बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया यूनिट आपकी रहने वाली है अर्ली मेडावल इंडिया। इसमें अरब अटैक्स वगैरह, तुर्किश अटैक वगैरह ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग आप डालेंगे फर्स्ट यूनिट अर्ली मेडावल इंडिया। ठीक है। कितने घंटे पढ़ना, अरे भैया यहां ध्यान दे लो। अब आपकी कमेंटों पर ध्यान इतना नहीं दिया जाएगा, यहां पढ़िए बहुत ध्यान से। ठीक है, चलिए चलिए। ठीक है, चलिए चलिए। ओके, अर्ली मेडावल इंडिया आपकी हेडिंग होनी चाहिए अर्ली मेडावल इंडिया। दिस इज यूनिट 1, हेडिंग डाल लीजिए यूनिट 1 अर्ली मेडावल इंडिया। अर्ली मेडावल इंडिया, प्रारंभिक मध्यकाल, प्रारंभिक मध्यकाल भारत, मध्यकाल भारत। ठीक है, तो प्रारंभिक मध्यकाल भारत जो होता है ना वत्स, उसको हम किस हिसाब से पढ़ते हैं? इसमें भारत में हुए, इसमें भारत में हुए विदेशी आक्रमणों को पढ़ते हैं। विदेशी आक्रमणों का उल्लेख है, आक्रमणों का उल्लेख है। दिस चैप्टर has explained about Arabian and Turkish attack. Arabian and Turkish attack. Turkish attack, जैसा मैंने बताया बच्चे कि इसमें भारत में हुए विदेशी आक्रमणों का उल्लेख है। भारत में कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था? ठीक है, भारत में कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था? भारत में विदेशी आक्रमण कौन कौन से हैं भाई? भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमण है, फॉरेन इन्वेड्स हैं, वो दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। एक फॉरेन इन्वेड बच्चे आपको देखने को मिलेगा जो कि बिलोंग करता है अरेबियन से, अरेबियन यानी अरबी आक्रमण, अरबी आक्रमण। दूसरा आपको देखने को मिलेगा टर्किश यानी तुर्की आक्रमण। अब बेटा एक बात और समझना, इन दोनों ही आक्रमणों के अंदर एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? इसको हम अरेबियन, अरबी मुस्लिम आक्रमण बोलते हैं। अरबी मुस्लिम आक्रमण। इस तुर्की को तुर्की मुस्लिम आक्रमण बोलते हैं। इसको अरब मुस्लिम आक्रमण बोलते हैं और इसको तुर्की मुस्लिम आक्रमण बोलते हैं। तो इन दोनों के ही अंदर, इन दोनों ही आक्रमणों का जो कारण था, आक्रमण का कारण, आक्रमण का कारण
पेपर में आक्रमण का कारण पूछा जाएगा, रीजन पूछा जाएगा, तो बच्चे 3 रीजन होते हैं, 3। अब 3 रीजन में पहला रीजन है धन दौलत लूटना। ये तो आप भी समझते हो, हर कोई चाहेगा पैसा लूटना, धन दौलत लूटना, मनी लूट, मनी लूट आप भी चाहोगे हैं। दूसरा कारण था इसमें साम्राज्य विस्तार, कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो सोने की चिड़िया में अपना राज्य फैला लो, किंगडम एक्सपेंशन कर लो, किंगडम एक्सपेंशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, वो चीज क्या है? प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, यानी इस्लामी प्रभाव को बढ़ाना, भारत पर इस्लामी प्रभाव को बढ़ाना, भारत पर इस्लामी प्रभाव को बढ़ाना, प्रभाव बढ़ाना, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट रीजन होगा। तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंटर्स देखने को मिल रहे हैं वो जरूरी होंगे। अब इसमें ये चीज आप इजीली समझ सकते हैं, ये आप इजीली समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ओरिजिन ऑफ इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। तो कल की क्लास में हम ओरिजिन ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे और इसका प्रोपोगेशन क्यों हुआ और इसके प्रोपोगेशन की वजह से अटैक क्यों हुआ, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे बिना परेशानी के। अब एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि सर हमारे पास आपकी क्लास के पुराने नोट्स हैं, क्या हम नोट्स बनाएं? बेटा अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं पुराने किसी बैच के, बिल्कुल नोट्स मत बनाओ। तो सर क्या करें? मैं अब जो आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा और एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ाऊंगा, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करेंगे, तो आप उन्हीं नोट्स के अंदर अपडेट करते चले जाना, ठीक है? चलिए, तो इस सब के बारे में कल हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से राइज ऑफ इस्लाम हुआ और राइज ऑफ इस्लाम की वजह से क्यों इंडिया के अंदर अरेबियन अटैक्स हुए, क्यों इंडिया के अंदर टर्किश अटैक हुए। अटैक कितनी बार हुए? बहुत बार हुए बालक। अरेबियन अटैक कम से कम 4-5 होते हैं, उसके बाद टर्किश अटैक कम से कम 20-25 होते हैं। उसमें से आपको इंपॉर्टेंट अटैक देखने, जैसे अरेबियन अटैक में मोहम्मद बिन कासिम के अटैक देखने, टर्किश अटैक के अंदर आपको गजनवी और गोरी इन दोनों के अलग अलग अटैक देखने। फिर आप राजपूत डायनेस्टी का एक छोटा सा भाग देखेंगे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल्स, उसके बाद साउथ इंडियन किंगडम के अंदर बहमनी विजयनगर, उसके बाद जौनपुर भी पढ़ेंगे इस बार, ठीक है? वहां पे आपकी डायनेस्टी चला करती थी शर की, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद आपकी मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट। तो मैंने आपको पूरी टाइमलाइन दे दी है, ठीक है? चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करें। क्लास को रेगुलर लेना इतना जरूरी है जितना जरूरी ऑक्सीजन और अपनी बॉडी को पानी देना है। तो कृपया करके क्लास को रेगुलरली लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेक्शन यही दिलाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। जैसा मैंने बताया कि उनसे बात करना रह जाए कोई बात नहीं, उनसे तो बात परसों भी हो जाएंगी, लेकिन क्लास ना छूटे आपकी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या आप कल क्लास लेंगे? जी हां, क्लास शनिवार को भी होगी। कल शनिवार ही है तो कल पढ़ेंगे। और क्लास आपको कैसी लगी वो आप जरूर अब कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों का मस्तिष्क कितना कार्य कर पा रहा है। ठीक है, बता दीजिए। हाँ, डाउट के लिए मैंने बता दिया, आप फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। सर प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स अपलोड करोगे? अरे जैसे तुम क्या हो ऐसे अपलोड कर देंगे। तुम क्या हो तो घर भिजवा दे मैं। हाँ ठीक है सर, मैं आपसे मिलने आऊंगा। अरे भाई आपका इंतजार मुझे रहेगा, ठीक है? निश्चिंत रहिए। ओके, ठीक है। आपका बहुत बहुत आभार कि इतने धुआंधार तरीके से आपने क्लास के अंदर अभिनंदन को रखा। मतलब ये मान लीजिए कि आप अद्भुत हैं। सर क्या आपका कोई टेलीग्राम है? नहीं जी, मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है। नक्कालों से सावधान, मेरा कोई टेलीग्राम पर्सनली नहीं है, ठीक है? निश्चिंत रहिए, मैं यहीं पे टेलीग्राम ही हूं जी, ठीक है? ठीक है, चलिए, मजा आया? बहुत बढ़िया। सिस्टम चीजों का यही बनेगा, समझो। सब फ्रेंच में बोलिए, केविन शाव बारी, ठीक है?
दीशु आपके कहने पे मैंने बोल दिया। खैर दीशु आप अच्छे बच्चे हैं, आज से आपका नाम दीशु नहीं रहेगा, आज से आपका नाम ढीशु हो जाएगा, ढीशु। ठीक है, बहुत उपाधियां मिलेंगी इस बैच के अंदर। जब ये बैच पूरा होगा तो बहुत सारे बच्चे इस बैच के बाद सल्तनते हिंद, सुल्तान हिंद बन चुके होंगे। कुछ बच्चे जो हो जाएंगे उनको कहा जाएगा हीरा ए हिंद के नाम से। तो वो सभी के लिए आपको क्लास से रेगुलर जुड़ना होगा। ठीक है ठीक है, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर से मुलाकात होगी।